देखिए ध्यान से सुनो, चैप्टर हमारा क्या है? मेंसुरेशन। हाँ गई मेंसुरेशन, ठीक। सुनो ध्यान से, हम पढ़ना चाह रहे हैं मेंसुरेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ध्यान सुनिएगा, क्या पढ़ना चाह रहे हैं? मेंसुरेशन। अंग्रेजी में इसको मेंसुरेशन बोलते हैं, हिंदी में पता क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं क्षेत्रमिति। क्या? या फिर बोल देते हैं आयतन संबंधी प्रश्न। ठीक, समझ गए? या तो क्षेत्रमिति बोल देते हैं या तो क्या बोलते हैं? आयतन संबंधी प्रश्न। आपको बताते हैं, आपने अगर कभी पहले सुना हो, अब तो मैथ्स जो है वो मैथ्स सबके लिए सेम हो गई है कंपलसरी, 9th से ही। अगर बॉयज़ है तो उसको मैथ्स तो पढ़ना पड़ता है, बॉयज़ नहीं छोड़ता है। छोड़ता है क्या? या वही छोड़ सकता है जो गृह विज्ञान ले ले। समझे पाए? हमारे टाइम पर 9th से ही मैथ्स का क्रेज़ होता था। बच्चे एक दूसरे से पूछते थे कि तुम कौन वाली गणित पढ़ी हो, उच्च गणित पढ़ी हो या निच्च गणित पढ़ी हो। हालांकि निच्च नहीं थी, उसको प्रारंभिक बोलते थे। क्या बोलते थे? प्रारंभिक गणित केवल 10th तक ही पढ़ी जाती थी, उसके बाद वो छूट जाती थी, उसके बाद उसका काम नहीं होता था। और जो लोग प्रारंभिक गणित पढ़ते थे वो या तो कॉमर्स वाले में जाते थे, तो कॉमर्स पढ़ते थे वो लोग, या तो आर्ट साइड में जाते थे, या तो एग्रीकल्चर में जाते थे। उस टाइम गांव में यहाँ एग्रीकल्चर का कहीं पे इंटर कॉलेज में एग्रीकल्चर नहीं थी कहीं। इस समय अगर है भी तो एग्रीकल्चर कहाँ है? कोठी में है बस, इससे पहले इधर कहीं नहीं, या तो फिर आपको मिल जाएगी शायद ग्रामांचल में। तो गणित जो है, जो बीएससी मतलब जो इंटर कॉलेज में एजी पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर से पढ़ते हैं, उनको भी मैथ्स पढ़नी पड़ती है। ठीक, या फिर वो बीएससी एजी करते हैं तो उनको जो है मैथ्स पढ़नी पड़ती है। मैथ्स उनका पीछा नहीं छोड़ती, पर आर्ट्स वालों का मैथ्स छोड़ देती है पीछा 9th के बाद से, मतलब 10th के बाद से। प्रारंभिक गणित पढ़ के लोग छोड़ देते थे। अभी इस टाइम प्रारंभिक में कुछ नहीं होती, पता नहीं आपको? प्रारंभिक गणित नहीं होती है, गणित गणित है। छोड़ना छोड़ो, पढ़ना पढ़ो, पर 10th तक आपको चाहे जिस आप ट्रेड में जाना चाहो आपको गणित पढ़नी पड़ेगी। वो सेम होती थी और पहले चेंज होती थी। प्रारंभिक गणित वालों के लिए दूसरी बुक होती थी और उच्च गणित हायर मैथमेटिक्स वालों की दूसरी होती थी। तो प्रारंभिक वालों की 10th के बाद छूट जाती थी, हायर मैथमेटिक्स वालों के इंटर में भी, और आगे बीएससी और एमएससी में आगे वो ही चलती रहती थी, आगे बढ़ते चली जाती थी। कितने लोगों ने बचपन में एक चीज़ देखा होगा कि जब स्कूल जाते थे हम लोग तो शुरुआत हमारी कहाँ से होती थी? अंकगणित से होती थी। कहाँ से? टीचर हमेशा शुरू करता था अंकगणित। क्या शुरू करता था? मतलब बुक किताब में चैप्टर भी शुरुआत में अंकगणित के होते थे। पहले बीजगणित के चैप्टर नहीं होते थे, अंकगणित पढ़ाता था। अंकगणित के बाद बीच में बीजगणित आती थी, जिसको अलजेब्रा बोलते हैं, वो कहीं बीच में आती थी। और रेखा गणित का नंबर सबसे लास्ट में लगता था। बिल्कुल सही, बीजगणित और फिर लास्ट में कहीं रेखा गणित होती थी। जो टीचर क्रम से पढ़ाते थे, क्रम से, वो बीज गणित और रेखा गणित तक निपटा के पूरा साल ओके कर देते रहे। रेखा गणित पहुँचत 2-4 गोला प्रकार वर्ग खरीदा लेते रहे, पर काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा। रेखा गणित के लिए अलग से हम लोग कॉपी खरीदते थे, उसमें एक तरफ सादा एक तरफ लाइनिंग वाला, याद है कि नहीं? और उसमें हम वही लिखते थे जो हमारे गुरुजी लिखवाते थे, सेम वही तरह चित्र, वही तरह सब कुछ। जैसे चाप वही लगा रहे हैं वैसे चाप हम लगे रहे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करते थे। और अंकगणित के प्रश्न बच्चे कर लेते थे, बीजगणित के हल्का फुल्का कर लेते थे, पर रेखा गणित में सबकी नानी याद आती थी। उमा सबके हाथ पैर नहीं काम करते नहीं, क्योंकि रेखा गणित तुम लोगों की भी रेखा गणित कमज़ोर होगी, मेरी भी कमज़ोर थी, तो आपको भी, आपकी भी, क्योंकि गांव से आप पढ़े, गांव से हम भी पढ़े। लेकिन मेरी कमज़ोर थी, बाद में मुझे पढ़ना पड़ा, मैंने उस पर काम कर लिया, ठीक हो गई। अभी हम आपको सिखाने जा रहे हैं, हमारी बात ध्यान सुनिएगा। पूरी की पूरी ज्योमेट्री हम आपको सिखाएंगे और आपको कहीं पर भी किसी भी कॉन्सेप्ट में जरा सा भी डाउट नहीं होगा। और हमने कैसे सीखा आपको बताते हैं। हमने पढ़ा है क्या? किसी न किसी से तो पढ़ा है, लेकिन हमने उसके जो तरीके हैं, जो याद करने का सिस्टम था, वो मैंने खुद से ईजाद किया कि हम खुद से इसको कैसे अपने दिमाग में रखें। और कई बार पढ़ाए, काम किए, बच्चे सीखे, तो हम वही पैटर्न लेके चलना शुरू कर दिए और वही हम भी सीख लिए अपना वाला खुद ही। कैलकुलेशन तो अब फिर बता दें, आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कम आती है, काम चल जाएगा। ज्योमेट्री में अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी बहुत कम आती है, काम चल जाएगा। पर अगर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते हो, खुद से सोचकर लिख नहीं पाते हो, तब काम नहीं चल पाएगा। बताओ, ये 2 उंगलियां हैं, इसमें से एक छोटी है और एक बड़ी है। कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है? मतलब अब कह रहे हो ना, इधर वाली बड़ी, उधर वाली छोटी। तो आप अपने दाएं को इसका दायां मानो, अपने बाएं को उसको बाएं से बोल दो ना। आपका दायां, ये हाथ होगा दायां, तो कहोगे सर आपकी जो उंगली है, जो हमारे आपके दाईं तरफ उंगली है, ये क्या है? और ये वाली बड़ी है। तो मतलब अगर आप किसी चीज़ को देख कर उसमें अंतर पता कर सकते हो, फ़र्क पता कर सकते हो,
तो इससे साबित होता है कि आप मेंसुरेशन सीख सकते हो, आप रेखागणित सीख सकते हो। कैलकुलेशन आए चाहे भाड़ में जाए, समझे पाए? कैलकुलेशन आए चाहे ना आए कोई मतलब नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। मेन होता है कॉन्सेप्ट। क्या होता है, समझ गए? तो चलिए देखते हैं, सुनिए ध्यान से। तो अंकगणित तो ठीक है, बीजगणित भी ठीक है, अभी हम किस में जा रहे हैं? रेखागणित। पढ़ना हमको मेंसुरेशन है, क्या है? लेकिन हम उस मेंसुरेशन में डायरेक्ट नहीं जाएंगे। अगर हमको मेंसुरेशन पढ़ाना होता तो हम डायरेक्ट जाते, आपसे कहते पहले 2D फिगर के बारे में थोड़ा सा बता देते, उसमें वर्ग, आयत, वृत्त, उसके बाद में फिर 3D फिगर में जाते, घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, छिन्नक, एक आकृति और है, नाम क्या उसका? इतना पढ़ा देते, काम ओके। लेकिन वो सारी चीज़ें कैसे बनी है, 2D फिगर क्या होता है, द्विविमीय आकृति क्या होती है, त्रिविमीय आकृतियाँ क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें आप जान लीजिए तो आपका आगे चल के और आराम हो जाएगा। एक बात बताइए, कोई भी चित्र बनेगा, क्या कोई भी चित्र बनेगा तो सबसे पहले जो आएगा वो क्या होगा? बिंदु होगा। क्या होगा, समझ गए? रेखा बनने से पहले वो एक बिंदु होता है। रेखा बनने से पहले क्या होता है? एक बिंदु होता है। और आपसे पूछा जाए, बताओ जो बिंदु होता है, जो डॉट होता है, वो कितने विमीय आकृति होती है? तो क्या कहोगे? कोई भी विमा नहीं होती है। अच्छा, समझ गए? कोई पूछे कि बिंदु में कितने, जो बिंदु होता है वो 3D फिगर है या 2D फिगर है, तो क्या कहोगे? कोई भी, वो ना तो वो 2D है और ना ही, यानी उसमें कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। बिंदु एक अकेला ऐसी आकृति है जिसमें कोई डायमेंशन, क्योंकि ये इतना छोटा होता है कि ना हमें इसकी लंबाई के बारे में पता चलता है और ना ही इसकी चौड़ाई के बारे में पता चलता है। हम आपसे कहें बिंदु बनाओ तो क्या हमसे पूछोगे क्या, सर जी कितना बड़ा बनाना है? ऐसा रख दिए, बन गया बिंदु। बोलो, इसका मतलब ये हो कि जो बिंदु बनाने के लिए हमको लंबाई और चौड़ाई की जरूरत, और जिस चीज में लंबाई और चौड़ाई की जरूरत नहीं होती है उसमें कोई विमा नहीं होती है। विमाओं का मतलब ही होता है लंबाई हो, चौड़ाई हो या फिर ऊंचाई हो। समझ पाए? तो बिंदु में कोई पूछे कि कितनी विमाएं होती, क्या कहोगे? एक भी विमा नहीं, कोई विमा नहीं होती। क्यों? क्योंकि बिंदु में ना तो लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है। जब ना तो लंबाई है ना ही चौड़ाई है तो क्या कहा जाएगा? इसमें कोई विमा नहीं होती। समझ गए? कोई भी फिगर बनेगा, कुछ भी आप बना रहे हो, तो जैसे ही पेन रखोगे तो पहले क्या बनेगा? पहले एक बिंदु बनेगा। क्या बनेगा? बिंदु बनेगा, और जिसकी कोई विमा नहीं होती। अब क्या करोगे? ढेर सारे बिंदु, अब जब पेन हम आगे की तरफ ले जाएंगे तो ढेर सारे बिंदु बनते चले जाएंगे ना, और ये बिंदु एक दूसरे से टच होते चले जाते हैं, इसीलिए इन सारे बिंदुओं के समूह को रेखा कह देते हैं। क्या कहते हैं? रेखा कह देते हैं। जैसे जैसे हमने ये बनाया और ऐसे लेके चले गए, बोलो, और यहाँ पे जाके हमने इसको रोक दिया। ठीक, अब बताओ, एक बिंदु यहाँ था, एक बिंदु यहाँ है, इसके बीच में ढेर सारे बिंदु है ना, हमने बस उन बिंदुओं को मिला दिया है। बस समतल में स्थित किसी एक सीध में या एक रास्ते पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने पर क्या प्राप्त होती है? रेखा प्राप्त होती। अभी आकृति नहीं बनी, खाली बिंदु मिला, और बिंदु के ढेर सारे समूहों को हमने मिला दिया तो हमको क्या मिल गई? रेखा मिल गई। अच्छा, एक चीज़, एक होती है रेखा और एक होती है किरण, दो चीज़ें होती हैं। जो लोग शुरुआत से कोचिंग ज्वाइन किए थे उनको पता होगा कि बीच में हमने सारी बैचों को एक साथ पढ़ा के, गर्मी की छुट्टी में एक साथ बिठा के हम पढ़ाना शुरू किए थे इसको, फिर बीच में हमको बंद करना पड़ा, बर्डन ज़्यादा था तो हमने उस बैच को बंद कर दिया। अगर वो बैच पढ़ाए होते तो जो लोग पुराने पढ़े होते उनको आज थोड़ा सा और आसानी होती, पर कोई बात नहीं। ठीक, एक होती है रेखा, एक होती है किरण। क्या होती है? ठीक, अब ध्यान सुनना। जो किरण होती है उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो पता होता है पर एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता है। समझ गए? अब हम आपसे कहें, और जो किरण हो, जो रेखा होती है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता होता है और एंडिंग पॉइंट भी पता होता है। समझ पाए? अब देखो, ये इसको क्या कहोगे? रेखा कहोगे, क्योंकि सर इसका स्टार्ट पॉइंट भी पता है और अंत बिंदु भी पता है, तो ये क्या है? रेखा है। लेकिन अभी हम आपसे एक रेखा ऐसे खींच दें और उसमें हम यहाँ पे एरो लगा दें, क्या लगा दिए? अब इसको क्या कहोगे? किरण कहोगे। क्या कहोगे? समझ पाए? रेखा और किरण में बस इतने का ही अंतर है। रेखा का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों हमको पता होंगे, समझ पाए? और किरण का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट तो पता होगा पर एंड पॉइंट नहीं पता होगा, क्योंकि इस एरो का मतलब है कि ये अभी चलती चली जाएगी, तुम जितनी आगे बढ़ा पाओ। समझ गए? अब ध्यान सुनना, किसी भी रेखा का नामकरण करना पड़ता है, उसका नाम रखना पड़ता है, या फिर किसी भी किरण का नाम लिखना पड़ता है, तो जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे कोई भी ABCD लिख सकते हो। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जब भी ज्यामिति में किसी चीज़ का नामकरण करते हैं तो कैपिटल लेटर यूज करते हैं।
समझ पाए? किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट या एंड पॉइंट या उसका कोई भी हिस्सा बताना होता है तो कैपिटल लेटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? समझ गए? अगर आप स्मॉल लेटर यूज कर दिए तब भी गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन कब स्मॉल लेटर यूज करना है और कब हमको कैपिटल लेटर यूज करना है ये आप जान लीजिए। देखिए ध्यान से, जैसे मान लिया हमने यहाँ पे लिख दिया ए, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ए, एंडिंग पॉइंट क्या है? नहीं पता, क्या है? लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे बी। है तो रेखा ए बी, लेकिन कहाँ तक है? बस बी तक है, लेकिन अंत तो नहीं हुआ इसका, ये आगे चली गई। हमको जितनी जरूरत थी उतने पे हमने नाम लिखा है खाली, बस। समझ पाए? इसका पॉइंट अभी रुका नहीं है, ये चलता चला जा रहा है। तो लेकिन हम इसका नाम क्या कहेंगे? किरण ए बी। क्या कहेंगे? और इसे दिखाने के लिए लिखेंगे ए से शुरू हुई है, बी तक गई है, ऐसे एरो बनाएंगे। समझ गए? किरण को बताने के लिए जहाँ से शुरू हुई वो पॉइंट लिखेंगे, जहाँ तक हमको दिख रही है वो लिखेंगे, और ऊपर क्या लगाएंगे? एरो लगाएंगे। अब एरो अगर लगा दिए तो मतलब ये किरण है। क्या है? समझ पाए? क्या है? ये किरण है। और अगर एरो ना लगाएं, जैसे मान लिया ये एक पॉइंट ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मान लिया एंडिंग पॉइंट है, और ऊपर ये है क्या? ये रेखा है। क्या है? और ये क्या है? ये है किरण। तो किरण का नाम लिखने के लिए, किरण को गणितीय रूप देने के लिए हमने ए और बी लिखा, और ऊपर क्या लिखा? एरो बनाया। तो कहता है ए से शुरू हुआ है, बी तक ऐसे खत्म नहीं हुआ है, बस बी तक हमने लिया है, बस बी तक हमने लिया है, बाकी आगे चलती चली जाएगी। फिर देखिए, रेखा की बात करें तो रेखा के बारे में बताने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, खाली ए बी लिखना होगा बस। ऊपर लाइन वाइन नहीं खींचनी कि ऊपर लाइन के ना, कुछ नहीं करना है, बस ए बी लिख दिए तो मतलब क्या है? रेखा है। और ए बी लिख के ऊपर एरो लगा दिए तो क्या है? समझ गए? बोलो। तो ये है रेखा और ये है किरण। समझ पाए? कोई दिक्कत किसी को? पता चल गया? बोलेगा तो नहीं? अब एक शब्द आता है रेखाखंड। क्या? रेखाखंड। ये क्या होता है? जिसको आप रेखा कहते थे, अगर उसके बीच में कहीं पर भी दो बिंदु, बीच में जरूर नहीं बीचों बीच में हो, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट में कहीं पर भी आप दो नाम लिख दीजिए, वो खंड कहलाएगा, उसका टुकड़ा ही तो खंड कहलाएगा। बताइए, ये हमारे पास एक रेखा है, ये क्या है? रेखा है। हमने मान लिया लिख दिया ए और बी, तो ये तो पूरी रेखा है ना, कि इसमें कुछ छोटी उठी? वो कह रहा है रेखा खंड बताओ। तो मान लिया हमने एक पॉइंट यहाँ लिख दिया, एक हमने यहाँ लिख दिया, हमने यहाँ लिख दिया सी, यहाँ लिख दिया डी। तो बताओ रेखा खंड क्या होगा इसमें? सी डी। रेखा खंड क्या होगा? सी डी। समझ गए? रेखा खंड का नाम क्या होगा? सी डी। और रेखा क्या होगी? ए बी। और सुनो, तो जरूरी नहीं खाली सी डी को ही रेखा खंड कहो, डी और बी भी रेखा खंड है, रेखा का खंड ही तो है। रेखा का टुकड़ा रेखा खंड। बताओ ए सी क्या है? रेखा खंड। सी डी क्या है? डी बी क्या है? रेखा का टुकड़ा, रेखा खंड। समझ पाए? बोलो। तो हमको क्या मिल गई यहाँ पर? रेखाएं मिल गई। ठीक, अब ध्यान सुनिएगा। रेखा मिल गया, रेखा खंड मिल गया, किरण मिल गई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब आपको बताते हैं, अब इसके बाद रेखाएं हो गई, किरण हो गया, अब आता है कोण। क्या आता है? कोण क्या होता है ये जान लीजिए। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण बोलते हैं, या फिर दो रेखा खंडों के बीच के झुकाव को कोण बोलते हैं, या फिर दो भुजाओं के बीच के झुकाव को कोण बोलते हैं। आप तीन तरीके से बोल सकते हो। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण बोलते हैं, दो रेखा खंडों के बीच के झुकाव को कोण बोलते हैं, और दो भुजाओं के बीच के झुकाव को कोण बोलते हैं। समझ गए? आप सब में बस खाली नाम बदल देना, बस। रेखाओं के बीच का झुकाव है, कोण कहा जाएगा। किरणों के बीच का झुकाव है, कोण कहा जाएगा। और क्या नाम है तीसरा? क्या है? कौन सा? भुजाएं। दो भुजाओं के बीच के झुकाव को कोण बोलते हैं। लेकिन एक बात बताइए सर, कोण तो हर कहीं कह दे रहे हो, कोण कोण कोण, नाम बदले दे रहे हो। हम आपको बताते हैं, हमको कोण का मतलब होता है केवल झुकाव से मतलब होता है, बस। ठीक, समझ गए? समझ पाए कि नहीं? चाहे वो रेखाओं के बीच के झुकाव हो, चाहे वो भुजाओं के बीच में झुकाव हो, चाहे किरणों के बीच में झुकाव हो। बोलो। तो जो झुकाव होता है वो क्या कहलाता है? वो कोण कहलाएगा। जैसे कब हम रेखाओं के बीच कहेंगे, कब हम रेखा से कोण बनाएंगे, कब हम किरण से कोण बनाएंगे, और कब हम भुजाओं से कोण बनाएंगे, ध्यान से देखना।
जैसे हम कहें रेखा से हमको पहले कहेंगे किरणों से हम कोण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? किरणों से क्या बनाएंगे? कोण बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ये कौन सा पॉइंट है? स्टार्टिंग पॉइंट। बताओ, क्या बिंदु में कभी कोई विमा होती है? बिंदु में कोई विमा नहीं होती। क्यों? क्योंकि बिंदु में ना तो लंबाई होती है और ना ही चौड़ाई होती है। अच्छा, दूसरी चीज हमारे पास थी रेखा या फिर किरण या फिर रेखाखंड। आपसे पूछे बिंदु में कोई विमा नहीं होती है, तो बताओ रेखा में कोई विमा होती है कि नहीं होती है? तो क्या कहोगे? होती है, क्योंकि रेखा में चौड़ाई नहीं होती लेकिन लंबाई होती है। रेखा की परिभाषा पता क्या होती है? रेखा एक चौड़ाई रहित लंबाई है। अगर कोई पूछे कि रेखा की परिभाषा बताओ, तो क्या कहोगे? चौड़ाई रहित लंबाई, मतलब जिसमें चौड़ाई ना हो, समझ पाए, केवल लंबाई हो। तो रेखा की परिभाषा क्या होती है? चौड़ाई रहित लंबाई को रेखा कहते हैं। समझ पाए? बताओ, रेखा में चौड़ाई होती क्या? नहीं, केवल लंबाई है ना। तो बताओ इसमें कितनी विमाएं हैं? एक विमा। पॉइंट में कोई विमा नहीं थी, बिंदु में कोई विमा नहीं थी, क्योंकि ना तो उसमें लंबाई थी ना उसमें चौड़ाई थी, तो उसमें कोई विमा नहीं थी। लेकिन अब बताओ, आपकी परिभाषा कहती है कि जो रेखा होता है, जो रेखा होती है वो क्या होती है? चौड़ाई रहित लंबाई होती है। चौड़ाई रहित मतलब चौड़ाई जिसमें ना पाई जाए। हे भगवान, एक सेकंड के लिए टाइम दोगे? चले दियो। सुनो भैया हो, तो क्या बता रहे थे हम? भूल गए हो हम कुछ। ठीक, तो रेखा क्या होती है? चौड़ाई रहित लंबाई होती है। रेखा क्या होती है? चौड़ाई रहित लंबाई होती है। ठीक, अब हमने पॉइंट बनाया ना, पॉइंट। आपसे हम पूछे कि बताओ बिंदु में कितनी विमाएं होती हैं? क्यों? बस। लेकिन रेखा में कितनी विमा होती हैं? एक, क्योंकि इसमें चौड़ाई नहीं लंबाई होती है। और परिभाषा कहती है रेखा जो होती है वो चौड़ाई रहित लंबाई होती है। अब हम क्या करने जा रहे हैं? रेखाओं का प्रयोग करके, किरणों का प्रयोग करके हम कोण बनाने जा रहे हैं। समझ? हाँ, पहले बिंदु है, बिंदु से बनाएंगे क्या? किरण, और किरण से बनाएंगे कोण। ठीक, देखिए कैसे। ये पॉइंट है हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा है एंडिंग पॉइंट। क्या बन गई ये क्या बन गया? किरण। हमने नाम लिख दिया ए, हमने नाम लिख दिया बी। ठीक, बताओ एक किरण है। हम आपसे कहें कि बताओ कोई किरण कितने डिग्री कोण बनाता है, तो क्या कहोगे? नहीं पता। रेखा कहेंगे तब कहोगे। किसी भी रेखा के एक और 180 डिग्री का कोण बनता है। किसी भी रेखा के एक और 180 डिग्री का कोण बनता है, दोनों ओर मिला के 360 डिग्री का बनता है। लेकिन आपसे कोई कहे कि बताओ किसी रेखा के कोई रेखा कितने डिग्री कोण बनाओगे, क्या कहोगे? नहीं पता। क्या समझ पाए? नहीं पता मतलब 0 डिग्री कह सकते हो, क्योंकि वो अभी हिली डुली नहीं है, बस वो अभी एक जगह पर रखी है। क्योंकि कोण का मतलब झुकाव होता है, इसमें कहीं झुकाव दिख रहा है क्या? अभी नहीं, 2 होंगी तब झुकाव पता चलेगा। पर रेखाखंड जो होता है बिना झुकाव के भी हम निकाल सकते हैं। अभी बताते हैं। अभी इसके बाद रेखाखंड का नंबर है। ये क्या है तुम्हारे पास? किरण है। बताओ इसमें कोण है, एंगल है? नहीं है। अब क्या करेंगे हम? स्टार्टिंग पॉइंट से एक और हम किरण बना देंगे, कहीं पर भी, किधर भी लेके चले जाइए। हमने ऊपर की तरफ बना दिया। बताओ इसमें कितनी किरणें हैं? 2 किरणें हैं, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और एंडिंग पॉइंट अलग अलग है। समझ पाए? बोलो। तो हमने आपसे क्या कहा था? 2 किरणों के बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं? ये जो इतना है यही आपका कोण है, जिसको हम थीटा से दिखाते हैं। समझ पाए? बोलो। तो पहली परिभाषा जो हमने आपसे कही थी कि 2 किरणों के बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। बन गया। बताओ, हम आपसे कहें कि बताओ ये आकृति कौन सी है? हम आपसे पूछेंगे विमा कितनी है, तब कहोगे द्विविमीय। पर लेकिन आपसे पूछे कि ये कौन सी आकृति है, फिगर का नाम बताओ, बता पाओगे? ये कोई फिगर थोड़ा ना है, ये तो मन का वहम है खाली, बस। बोलो ना, ये कोई फिगर नहीं है कि सर ये सर हमारे घर में इतने का फरुआ एक ठोर हुआ तो नहीं। फरुआ ऐसे तो होता है। फरुआ
कुल मिला के कहीं ना कहीं आप दैनिक जीवन से इसको कहीं ना कहीं मिला फिट कर ले जाओगे, पर रियल में कहा जाए तो ये कोई आकृति नहीं है। इसका काम इधर सुन लो, इसका ये कोई आकृति नहीं, बस अनंत में स्थित दो किरणें हैं बस। सुने? हाँ, 10 पन्ना कह लियो, ठीक। अनंत में स्थित ये दो किरणें हैं, स्पेस में स्थित ये क्या है? दो किरणें हैं। तो इनके बीच के झुकाव क्या बोलते हैं? हाँ, तुम बहुत सो रहे हो आवाज। कोई बात नहीं, तब से 2-3 नहीं दबाइन किला चाहिए सेकंड के जाने नहीं बहुत का सो जाते तो नींद आ रही ना? रात में जगेगा? रात में कसके 100 करो कर रहा है। क्या कोई दिक्कत? अच्छा अच्छा, जब राल बहरिया आया तब सो जाओ, तकिया पर राले राल, सुबह उठेंगे चाहिए पपड़ी पर जाए। ऊका का हाथ है कौन सी निद्रा? घोड़ा बेच कर सोना। वो सबसे अच्छी नींद वही होती है, सबसे अच्छी नींद होती है। सोए के बाद सपनों ना आवे। सुनो इधर, सूट हो रहा है दादा, ठीक। तो ये हमने किससे बनाई है? किरणों से। दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या बोला हमने? कोण बोला। अब दूसरी चीज हम बना रहे हैं, दो भुजाओं के बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। अब हम भुजाएं बनाएंगे। अच्छा, जब भुजाएं नहीं, एक चीज और थी, रेखा। क्या? जब जो रेखाएं होती हैं वो जरूर किसी न किसी आकृति का निर्माण करती हैं। समझ पाए? जो रेखाएं होती हैं वो क्या करती हैं? किसी न किसी आकृति का निर्माण करती हैं। इस आकृति का नाम कोई नहीं था। चलो एक काम करते हैं, हमने एक आकृति बनाई, इसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, वर्ग है। क्या है? वर्ग है। अब इसमें ये वर्ग है ना, बताओ ए बी सी और डी। ए बी क्या है? रेखा है या किरण है? ए बी रेखा है। क्या है? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और एंडिंग पॉइंट भी पता है। बी सी क्या है? सी डी क्या है? और डी ए क्या है? क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और एंडिंग पॉइंट भी पता है। अब फिर वही चीज, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। एक रेखा ए बी है, एक रेखा ए डी है, बीच का झुकाव ये है। कितने डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री। समझे पाए? बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं? मतलब किरणों से भी कोण बनता है और किससे? रेखाओं से भी कोण बनता है। और आकृति कौन सी है? वर्ग है। क्या है? अब एक काम करते हैं भैया, सुनो ध्यान से, इसी चीज को हम और प्रयोग करते हैं। आकृति का नाम क्या है? वर्ग। ठीक, इनको भुजाएं भी बोलते हैं। अच्छा, समझ पाए? वैसे तो ज्यामिति की भाषा में ए बी एक रेखा है। ए बी क्या है? बी सी क्या है? सी डी क्या है? डी ए क्या है? रेखा। लेकिन इस आकृति के लिए ए बी भुजा है। समझ पाए? इस आकृति के लिए ए बी क्या है? समझ गए कि नहीं? तो दो भुजाओं के बीच के झुकाव को भी क्या बोलते हैं? तो इस आकृति में झुकाव, ये भुजा भी तो कहलाएगी। इसमें कितनी भुजाएं? यानी चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? बहुत। हाँ, यूँ नहीं कि भुज जो है बहुत चतुर, इसलिए चतुर्भुज है। चतुर माने चार, भुज माने भुजा। तो इनको जिनको जो है भुजाएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ गए? तो दो भुजाओं के बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। दो भुजाओं के बीच के झुकाव को कोण बोलते हैं, चतुर्भुज नहीं बोलते हैं। चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं भैया। और अभी हमने आपको चतुर्भुज नहीं पढ़ाया है, खाली हम आपको क्या बता रहे हैं? कोण कैसे बनते हैं वो बता रहे हैं। दो भुजाओं के बीच के झुकाव को कोण बोलते हैं, दो रेखाखंडों के बीच के झुकाव को कोण बोलते हैं, और दो किरणों के बीच के झुकाव को भी कोण बोलते हैं। समझ गए? इस आकृति का नाम है वर्ग। क्या है? तो जब कोई आकृति होगी तो वहां किरणों का काम नहीं होता, वहां रेखाखंडों का काम होता है। समझे? चार रेखाखंड मिला दिए, और चार रेखाखंड मिला दिए तो आकृति कौन सी बनी? वर्ग। और वही रेखाखंड जब आकृति बन जाती है तो क्या कहलाती हैं? भुजाएं कहलाती हैं। सेम वही हाल है शब्द और पद वाला। फुटकर हैं, शब्द हैं, ग्रामर में बांध दिए तो क्या कहलाएंगे? पद कहलाएंगे। सेम वही चीज यहाँ पर भी है। फुटकर हैं तो रेखा हैं, एक आकृति का निर्माण कर दिए तो क्या बन जाएंगे? भुजाएं बन जाएंगे। वर्ग के लिए यही चार भुजाएं भी हैं, इनको अलग अलग कर दो तो रेखाखंड भी हैं। समझ पाए? बना लीजिए अपनी कॉपी में पहले।